ग्रुप तेरा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। परमाणु क्रमांक बोलो रे। 5 है। अब बोलो। 21। बस यही तो गड़बड़ हो गई तुम लोगों के। अब तक कौन सा रूल लगाते आए थे? इसको खा जाओ। इसको क्यों खा जाए? डी ब्लॉक कहाँ गया? डी ब्लॉक कहाँ गया? और इसका अपने कोई लेना देना है नहीं तो। 31 आगे 49 और अब आगे 81। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो रे इसका। हम्म। देख के नहीं बोलना। पहले हीलियम आएगा, फिर 2s2 2p1। ठीक है। अब यहां से एक चीज समझ गए कि जो भी लास्ट में p वाला आएगा उसमें सब में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा रे? एक। ठीक है। इसके बाद में कौन आएगा? नियोन। 3s2 एंड 3p1। अब आर्गन बोलो। 4s2 4s2 3d10 एंड 4p1। अब बोलो आगे ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन। यहाँ क्या हो जाएगा? 5s 5s2 आगे ये 4d10 और ये क्या हो जाएगा आपका 5p1 और इसमें 6s2 4f14 5d10 और 6p1। आपको बताया हुआ है ना कि लास्ट वाले दो में श्रेणियां चालू हो जाएंगी। अब देखो यहां तक अब तक आप कितने तो पढ़ गया है एस ब्लॉक में? सब में 6 थे, इसमें क्या है? 5 ही हैं।
क्योंकि पी ब्लॉक वाले नीचे की खोज अब तक हुई नहीं है किसी की भी। नंदू, क्या हुआ? तो आजकल इतना सुस्त क्यों रहता है? धोखा? अरे भाई इतने मजे मत लिया करो। नंदू पूछा तो ऐसे जैसे कौन बोला रे, क्या पता क्या करेगा। हेडिंग लगा दो रे बोरोन। नाखून मत खा, रोटी खाया कर। हाँ, अगली हेडिंग लगाओ रे बोरोन। बोरोन की कंडीशन बताओ रे पहले। नहीं लिखा? जल्दी करो। हाँ रे बोरोन, कल मैं आपको ये बता के गया था कि उपधातुएं ढूंढना रे कौन कौन सी हैं। हीलियम? रुको रुको, अरे नई खोज हो गई। हाँ, कौन कौन सी उपधातुएं बता रहा है? वो अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस है आपकी, जो हीलियम नियॉन ऑर्गन बोल रहे हो। पहली जो आपकी उपधातु आती है एस ब्लॉक की, वो कौन सी है रे? बोरॉन। तो ये आपकी कौन सी है? उपधातु। जो आपका ये वर्ग है 13वां, जो 13वां ग्रुप है, इस 13वें में ये एक आपकी कौन सी है? सब मेटल है। बाकी की सारी कौन सी है रे? मेटल्स हैं, शुद्ध मेटल है बाकी, इसको छोड़ के। ठीक है, सब मेटल। ठीक है, तो आपकी ये उपधातु है एक। ठीक है, इसके अलावा उपधातु होती कौन सी है रे? या मेलेलॉइड्स? उपधातु होती कौन सी है? हाँ, सबसे शॉर्ट नाम है सब मेटल्स। हाँ, कौन कौन से गुण? धातु और अधातु के। जो धातु और अधातु दोनों के क्या दर्शाती है? और गुण दर्शाती है, वो कौन सी कहलाती है आपकी? उपधातु कहलाती है। उपधातु में सारी की सारी किसमें पाई जाएंगी रे? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के अलावा पूरी आवर्त सारणी में कहीं भी उपधातुएं नहीं है। इनका कोई फिक्स वर्ग नहीं है रे, कि जैसे मान लो ये 13वें वर्ग में आ जाए या 14वें में आ जाए। ये ऐसे चलती है, बोरोन से लेके एक तिरछी लाइन खींचोगे ना आप, तो आपको नीचे तक क्या मिलेंगे? आपकी सारी की सारी उपधातुएं मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अयस्क बताओ रे। अयस्क, एक तो आप पढ़ के आ गए हो इसका, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7। ठीक है, इसके अलावा बोरिक अम्ल H3BO3। ये आपके इसके दो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कह रहे, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इस और कोई एक दो अयस्क और बताओगे? एक इसी के नाम से और याद रख लो, बोरेसाइट।
ठीक है, अब देखो इन दोनों के उपयोग याद रखना रे अलग से, बोरेक्स का एंड बोरिक अम्ल का। बोरिक अम्ल के उपयोग बताओ कोई, यदि आपको याद हो तो कोई भी। मैं एक नाम लिखता हूं हिंदी में, यदि आपको यदि हिंदी आपको इतनी आती है तो, दंतवलक। इतना तो पता चल गया दांतों का काम है, लेकिन आपने इसका नाम एक अलग पढ़ा है, इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक है, कौन सा होता है आपका, इनेमल। ठीक है, तो दंतवलक बनाना हो तो किसके द्वारा बनाते हैं रे, बोरिक अम्ल के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई उपयोग इसके, तो दंत आ ही गया तो दंत सूत्र बताओ रे, हैं कितना बोला, 3, 1 2 3 बटे 3 1 2 3 गुणा 2 3 1 4 4 2 6 6 और 7, अरे 4 और 3, रुको, 3 1 4 6 6 और 3 9 9 हो गए रे। ठीक है, 9 नीचे वाले 18 और 18, दांत कितने हो गए रे, 36। 36 तो होते ही नहीं, 21 23 होता है, 21 23 बटे 21 23 गुणा किससे रे, 2 से। पहले वाले दांत कौन से हैं रे, इंसाइजर, इसके बाद केनाइन, केनाइन के बाद प्रीमोलर, और मोलर के बाद मोलर। हिंदी में कृतनक, रदनक, अगर चवर्णक एंड चवर्णक। ठीक है, हिंदी में ये कौन सा है रे, कृतनक काटने वाले, रदनक चीर फाड़ करने वाले, और ये दोनों का कार्य क्या है आपका, चबाने का कार्य करते हैं दोनों के दोनों। तो ये प्रीमोलर हैं और ये कौन से हैं आपकी, मोलर हैं। यहाँ आपकी जो अक्कल जाड़ होती है वो इसका भाग है रे। ये तो है एक जो वैक्स मानव होता है उसका धन सूत्र, बच्चों का हो तो 10, ये दोनों सेम रहेंगे, इतना हिंट दे देता हूं आपको, अब बता दो। 0 और 2, अब गुणा करोगे तो ऊपर वाले 5 और नीचे वाले भी रहे कितने, 5 5 5 और 10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे, 20। अच्छा, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं, जो जिनको अपन दूध दांत बोलते हैं, वो इनकी संख्या कितनी होती है रे, 20 होती है। तो ये दंत फॉर्मूला याद रखा करो रे, काम आते हैं, और क्रम से याद रखा करो कौन से की संख्या कितनी है। हाँ, तो लिखना चालू करो। बोरोन में पहला पॉइंट लिख देना, बोरोन एक उप धातु है, बोरोन एक उप धातु है, बाकी सभी तत्व है शुद्ध धातु हैं। बोरोन एक उप धातु है, बाकी सभी तत्व है शुद्ध धातु हैं। अगला पॉइंट, वे तत्व है, वे तत्व है जो धातु है अधातु, वे तत्व है जो धातु व अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, दोनों के गुण दर्शाते हैं, उप धातु कहलाते हैं। अयस्क लिखो, अयस्क बोरेक्स, बोरेसाइड, बोरिक अम्ल, कोलमेनाइट,
एंड केनाइट। आपके नीचे वाले याद रहे ना रहे, ये दोनों जरूर याद रखना रे। बोरेक्स एंड बोरिक अम्ल, और बोरिक एसिड पक्का याद रखना, क्योंकि अपन ये हजम नहीं कर पाते कि एक एसिड भी क्या हो सकता है रे, अयस्क हो सकता है, इसलिए इसको याद याद रखने के लिए बोल रहा हूं। छोटी सी हेडिंग लगा दो, बोरिक अम्ल के उपयोग, यूजेज ऑफ बोरिक अम्ल। और इसे ध्यान रखना रे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ आपके, बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ, तो इसका दोनों का इसका रासायनिक सूत्र याद रखना। आजकल क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डेप्थ में देखो, आपके आईएएस के नाम सबके याद रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि आपको सीधा बोल देगा कि बोरेस का रासायनिक सूत्र बताओ, जो कि किसका अयस्क है रे, बोरोन का अयस्क है, तो आपको इसका रासायनिक सूत्र डायरेक्ट वो पूछेगा, तो ये याद रखना, ठीक है, कि ये किसके अयस्क है, इनके रासायनिक सूत्र में जिन जिन के लिखवा रहा हूं उन उनके आपको पक्का याद रखने हैं। तो यूज में लिखो बोरिक अम्ल के, पहला दंतवलक के निर्माण में, दंतवलक कोष्टक में लिख देना इनेमल, दंतवलक के निर्माण में। अगला कांच उद्योग में, और तीसरा रोगाणुरोधक के रूप में। अगली हेडिंग लगाओ, बोरेक्स के उपयोग, पहला लिख दो रे टांका, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में जानते हो रे सोल्डरिंग, कोई भी दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वैसे मारवाड़ी भाषा में भाई टांका लगवा के लाए हैं, ठीक है, तो वैसे इसका क्या क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। इसके अलावा वेल्डिंग में, रोगन में, रोगन जानते हो, अरे जानते हो, हैं, रंग रोगन थोड़ी सी बात अलग है। आपने वो नहीं देखी, अपने लकड़ी का काम करते हैं तो लकड़ी के ऊपर वो एक पॉलिश की जाती है व्हाइट कलर की सी, जो आपको दिखती है, उसको रोगन कहते हैं रे, ठीक है, लकड़ी के ऊपर अपन पेस्ट पॉलिश नहीं करते कि जैसे लकड़ी का कलर तो वो ही बना रहता है लेकिन लकड़ी चिकनी हो जाती है, उसको कहते हैं रोगन। अगला अगला उपयोग लिखो इसका, दंतवलक के निर्माण में, दंतवलक के निर्माण में। एक मैं आपको लिखवा के आया था, वो बताओ अब। हाँ बता तो सही रही है, दिमाग सही जा रहा है इसका। ये पड़ती है पायरेटेड गिलास, बोरोसिलिकेट ग्लास में, वह गिलास जिसकी जो ताप के प्रति क्या होते हैं रे, संवेदनशील, और उनकी सामर्थ्य क्या होता है, उच्च होता है, बोरोसिलिकेट गिलास में है।
हाँ हाँ। इसके अलावा लिखो एक और, दाउन पाउडर व साबुन में जल मर्दीकरण और सफाई कारक के रूप में अगली हेडिंग लगाओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। देखो रे, पहली लाइन तो आप इसकी मेरे को आप बता दो। मैं एक जगह इसके एक एल्यूमिनियम की एक लाइन लिखवा के आया हूं आपको। मैं कहाँ पे पाई जाती है? देखो रे, जो पृथ्वी की करोड नहीं है, क्रस्ट है जो पृथ्वी की, अर्थात जो भूपल्टी है, भूपल्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन, तत्वों की लिस्ट में कौन आता है आपका? एल्यूमिनियम आता है। दूसरा, एक चीज और ध्यान रखना, एक लाइन बोल रहा हूं, हजम करना रहती होती हो तो इसकी गिनती हल्की धातुओं में की जाती है। एल्यूमिनियम की गिनती हल्की धातुओं में की जाती है। और इसका आप है ना घर पे एक चीज करके देख लेना चाहिए, जो एल्यूमिनियम के बर्तन हो ना, एक बार तो उसको उठा के देखना, एक बार कभी स्टील के बर्तन को उठा के देखना, आपके एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको वेट कम मिलेगा। ठीक है, इसी कारण इसको किस में काउंट करते हैं रे? एल्यूमिनियम को हमेशा हल्की धातुओं में काउंट किया जाता है। तो ये दो लाइन लिखो, पहले पहला पॉइंट लिखो, यह एक हल्की धातु है। यह एक हल्की धातु है। और अगला पॉइंट, पृथ्वी की पृथ्वी की भूपट्टी पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। एडिंग लगाओ रे, अयस्क। सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बताओ रे इसका? बॉक्साइड। फॉर्मूला Al2O3.2H2O। ध्यान रखना, इसका एक नाम और बोलते हैं रे, खनिज लवण। यह एल्यूमिनियम का कौन सा लवण है रे? खनिज लवण है। अगला, कार्योलाइट। फॉर्मूला बोलो रे। MgCl2 कहां से लाए?
कार्योलाइट। एक चीज देखिए आपके इसके फॉर्मूले में, कोई अंतर बता सकते हो? बाकी जितने भी मैं आपको फॉर्मूले लिखा के लाया हूं, बाकी आपको मैं जितने भी फॉर्मूले लिखा के लाया हूं उनमें एक अंतर है इसके साथ। अब तक जितने भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं इसके, ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। क्या नहीं है? ऑक्साइड नहीं है। ऑक्साइड आप थोड़ा सा अलग चले गए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। देखना रे, मैं जितने भी एस के फॉर्मूले लिखाए हैं सब में मैंने ऑक्सीजन लिखाई है आपको। ये एकमात्र ऐसा एस का है जिसमें क्या नहीं पाया जाता रे? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो इसके कोष्टक में लिख देना, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण एस यही हैं, बाकी अन्य हैं जो याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक तो है एलुनाइट, कोरंडम। एक मैं आपको लिखा के आया हूं इसका, नहीं एक और लिखवा के आया हूं मैं इसका आपको। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एल्यूमिनियम आया था, एक ऐसा फॉर्मूला जो सेकंड वर्ग किसमें, हाँ फिटकरी में। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार। नोट लगाओ। और नोट में लिखो रूबी, नीलम रूबी एंड सफायर। रूबी, नीलम रूबी तथा सफायर प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं। रूबी, कोमा, नीलम रूबी तथा स्पायर प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं। पत्थर आते हैं, इन नाम के पत्थर देखे होंगे ना आपने, रूबी पत्थर, नीलम पत्थर देखे है ना? नीलम पत्थर नहीं देखा आपने? रूबी भी आता है। दोबारा बोलो लाइन, रूबी कोमा नीलम रूबी तथा स्पायर प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं। प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किस्में हैं। नोट का सेकंड पॉइंट, शुद्ध एल्यूमिनियम जहरीला होता है। शुद्ध एल्यूमिनियम जहरीला होता है। यानी अपन यदि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाए खा रहे हैं ना रे, तो आधा जहर तो अपन साथ खा रहे हैं। इसी कारण एक चीज देखना आप कभी, यदि आपने ये टेस्टिंग की हो तो, कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में देखो खाना बनाते हो और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हो, जैसे मान लो सुबह बनाया और शाम तक उसको छोड़ दिया कि शाम को अपन वापिस इसी को यूज कर लेंगे, तो आपको उसका टेस्ट हमेशा फर्क आया होगा। हमेशा उसके टेस्ट में आपको फर्क आएगा। वो इसी की वजह से आता है। तो लिखना है कि शुद्ध एल्यूमिनियम क्या होता है रे? जहरीला होता है। नोट के नोट थर्ड नोट में एक एडिंग लगाओ, अमोनल। अमोनल, और इसको स्टार लगा देना रे। अमोनल लिख देना। एक विस्फोटक है जिसमें
यह एक विस्फोटक है जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। यह एक विस्फोटक है जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4 आएगा कि 3 आएगा? हाँ। अगला पॉइंट, सिल्वर रंग के पेंट में देखो नाम क्या आ रहा है, अरे सिल्वर, ठीक है, लेकिन वहां सिल्वर होती नहीं है उसमें, ठीक है, तो लिखो सिल्वर रंग के पेंट में मुख्य घटक एल्यूमिनियम होता है। अगला पॉइंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है, जिसे एल्यूमिना भी कहते हैं, और इस लाइन को स्टार लगा दो रे। एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बोला नहीं अगले ने कहा कि एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र बताओ, तो क्या आ जाएगा आपका Al2O3। अगला एक हेडिंग लगाओ और Al निको, ऐसे ही लिखना है हिंदी मीडियम वाले भी। इसके नाम को तोड़ो रे, क्या क्या है इसमें, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, ठीक है, ये एक धातु है रे, ठीक है, जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट से बनाई जाती है, और इसका उपयोग किया जाता है चुंबक को बनाने में, अगली हेडिंग लगाओ डूरेलुमीन। बताओ रे क्या क्या होगा इसमें, ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। पहले तो ये एक शब्द लिख रहा हूं मैं, डयूरा, इसी से निकल के आता है ये शब्द। क्या अर्थ होता है डयूरा का? इसका अर्थ बता दे तो आपको शायद ये धातु समझ में आ जानी चाहिए। इसका अर्थ होता है टिकाऊ, यानी ऐसी धातु, यानी जो डूरेलुमीन धातु है ये टिकाऊ धातु है, अर्थात कठोर है, यानी इससे ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे जो क्या हो रहे, हार्डनेस ज्यादा रखते हो। तो इसमें जो तत्व मिलाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा कॉपर,
तीसरा मैग्नीशियम और चौथा Mn मैग्नीज। इसकी मात्रा 95%, इसकी मात्रा 4%, इसकी मात्रा 0.5% और इसकी मात्रा 0.5%। तो याद रखना ड्यूरेलुमिन में 4 धातुएं होती हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। कौन सी किस मात्रा में है ये भी आपको याद रखनी है। आंखों आंखों में क्या बात कर रहे हो दोनों? ओ पीछे वाले है ना, तेरे पीछे बैठा वो इसको इशारे कर रहा है ऐसे आंखों से, कई देर से देख रहा हूँ और ये इसकी तरफ देख के इशारे कर रहा है। ये देख जस्ट तेरे पीछे बैठा ही ये वाला। हाँ। अरे इसके उपयोग लिखो रे, ड्यूरेलुमिन के उपयोग लिख दो। लिख देना प्रेशर कुकर बनाने में, प्रेशर कुकर इस ये कहां कहां काम में लेते हैं उसके उपयोग लिख दो प्रेशर कुकर बनाने में। और अगला लिख देना हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में। हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में। हेडिंग लगाओ समूह 14, ग्रुप 14। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। शॉर्ट ट्रिक कहे शिवजी सुनो पार्वती। कहे शिवजी सुनो पार्वती। परमाणु क्रमांक 6, 14, 32, 50, 82। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे रे? जहां जहां पिछले वाले में 4p1 किया था ना, वहां वहां क्या कर दो रे 4p2। जहां जहां आपने पिछले वाले में 4p1 लिखा है वहां वहां 4p2 लिख दो और कुछ नहीं करना है। पहले वाले में हो जाएगा हीलियम 2s2 2p2, दूसरे वाले में हो जाएगा 3s2 3p2। तीसरे वाले में हो जाएगा 3d10 4s2 4p2। उस वाले में आगे वाले में 5, उससे आगे वाले में 6। लिख दोगे लिखूं? मेरे को लिख दिए लगे आप। उस साइड जगह नहीं है, मैं इस साइड लिखता हूं। हीलियम 2s2 2p2, नियोन 3s2 3p2, ऑर्गन 3d10 4s2
4p2, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5s2, 5p2, और इसका हो जाएगा लास्ट वाले का जेनोन 4p, 4f, 14, 5d, 10, 6s, 2 एंड 6p2। इनको इतनी बार लिखोगे रे समझ में आ जाएंगे कैसे लिखे जाते हैं, कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। लिख दिया रे। लिखो कार्बन का पहला पॉइंट, लिखो कार्बन कार्बन प्राकृतिक अवस्था तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन प्राकृतिक तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन प्राकृतिक तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन क्रिस्टलीय होता है कि अक्रिस्टलीय होता है रे? हीरा क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, अर्थात कार्बन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो कार्बन क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय, 4 नंबर लाइन। कार्बन क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय अपरूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट सिलिकॉन। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है। जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। हैं? अबे इतना पीछे रह गया तू। सिलिकॉन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट सिलिकॉन व जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट जर्मेनियम व टिन। जर्मेनियम व टिन पृथ्वी पर अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। जर्मेनियम व टिन पृथ्वी पर अशुद्ध इम्प्योर अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं।
अरे जितनी भी लाइनें मैंने लिखवाई है ना, ये कथन के रूप में बार बार आती हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखवा दिया है। तो याद रख लेना कि कौन सा तो क्रिस्टलीय है, कौन सा अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सिर्फ एक ही लिखवाया है, कौन सा लिखवाया है? कार्बन। कार्बन के अलावा सारे क्या है रे? क्रिस्टलीय हैं। ठीक है। दूसरा सिलिकॉन। देखो आजकल देखो पहला सबके याद रहता है कि पहला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है रे? एल्यूमिनियम। ये सबको याद है। लेकिन अगला अगला सेकंड जो पूछता है, सेकंड में अपने कहानी में दिक्कत आती है। तो सेकंड नंबर पे कौन आता है रे? सिलिकॉन। ठीक है। जर्मेनियम और टिन दोनों ये पृथ्वी पर किस रूप में पाए जाते हैं? अशुद्ध फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। ये शुद्ध फॉर्म में कहीं भी नहीं मिलते हैं। दूसरा, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति भी प्रोवाइड करती है और साथ में क्या पाया जाता है? किसी यौगिक के साथ में, किसी अयस्क में के रूप में भी पाया जाता है ये। ठीक है। तो इसी को इसकी इसलिए लिखवाया मैंने कि ये प्राकृतिक अवस्था वह आपकी संयुक्त अवस्था का अर्थ होता है किस में रे? अयस्क के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं किसी को उदासीन ऑक्साइड कब बोलूंगा? उदासीन ऑक्साइड जो ना तो अम्ल हो ना हो क्या हो रे? क्षार हो। ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं आपके? उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। इसकी बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूं? मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं इस ऑक्साइड की बात, क्योंकि ये वर्ग उदासीन ऑक्साइडों का क्या करता है रे? निर्माण करता है। ये सर्वाधिक उदासीन ऑक्साइड बनाता है। तो लिखो, लिखो ऐसे ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय ऐसे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय तथा ना ही क्षारीय ना तो अम्लीय तथा ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण लिखो रे। उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। हेडिंग लगा दो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका तो NO, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका NO2, N2। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? कब से? NO3 तो पाया इस फॉर्म में पाया जाता है। नहीं होगा।
हाँ, हेडिंग लगाओ रे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ रे इसके गुण बताओ। विषैली गैस है, ठीक है, पहला। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रॉपर्टीज। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सी गैस है रे? निर्माता गैस। CO प्लस, N2 और H2। दो गैसें होती हैं, पहला N2 प्लस CO और दूसरी होती है H2 प्लस CO। निर्माता गैस कौन सी है इनमें से? और जल गैस कौन सी है इनमें से? वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। हाँ, दोनों को याद रखना रे, बहुत बार एग्जाम में आई भी है कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है और जल गैस कौन सी होती है। तो इसका पहला पॉइंट लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड का, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, विषैली गैस। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन व विषैली गैस। एक और लिख दो साथ में, ज्वलनशील गैस। ज्वलनशील गैस। अगला पॉइंट लिखो, यह एक जहरीली गैस है, इसी कारण यह एक जहरीली गैस है, इसी कारण बंद कमरे में कोयले न जलाने की सलाह दी जाती है। यह एक जहरीली गैस है, इसी कारण बंद कमरे में कोयले न जलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्योंकि इससे मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इससे मृत्यु हो जाती है। प्रिया, तेरे को तो हंसने के लिए एक पार्टनर चाहिए। अब वो कोमल नहीं आ रही तो ये ममता हो गई तेरे साथ। पहले तुम दोनों को अलग बिठाता था, अब कल से तुम दोनों अलग बैठोगी, ठीक है? हाँ, देखो रे, चलो एक कारण बताओ। ये लाइन आपने लिख तो ली कि भाई ये एक जहरीली गैस है, इसी कारण बंद कमरे में कोयले न जलाने की सलाह दी जाती है, और क्योंकि इससे क्या हो जाती है रे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती क्यों कारण है? दम घुटने के कारण। दम घुटता क्यों है? जहरीली गैस है तो इसलिए दम घुटता है। हैं? शरीर में ऑक्सीजन की क्यों हो जाती है कम? मैं जो बात सुनना चाह रहा हूं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं बात ही जारी रहेगी।
हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, चलो वो बात सही है। तो एक बात था, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है, ठीक है, वो बाहर निकल रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोबारा बाहर आ सकती है ना, हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। फिर मैं जो बात सुनना चाह रहा हूं वो तेरे, हाँ सही बोल रही है, इतना मैं बता रहा हूं तेरे को कि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है, दोनों करती हैं, ठीक है। एक बनाती है स्थायी यौगिक, एक बनाती है अस्थायी यौगिक, बस इतना फर्क है। देखो रे, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ती है तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये बनता है रे अस्थायी। ये फेफड़ों के पास आते ही CO2 तो अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन दोबारा O2 को ले जाने के लिए क्या है, आपके लिए तैयार है। ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। सेम बात यहां होती है कि जब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो बनाती तो ये भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही है, लेकिन ये बनता कैसे है रे, स्थायी बन जाता है। कौन सा बन जाएगा आपका, स्थायी। जो, रुक जा रे, जो टूटेगा नहीं फेफड़ों के आसपास, फेफड़ों के पास दोबारा आके। जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी रे, कम हो जाएगी। तो जो ये O2 की सप्लाई देने वाले हीमोग्लोबिन की संख्या है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कारण याद रखो, कारण क्यों मृत्यु होती है कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या बनाती हैं, कार्बोक्सी यौगिक बनाती हैं। और ये कार्बोक्सी यौगिक एक तो होता है स्टेबल, एक होता है नॉन स्टेबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है वो तो कौन सा आपका, नॉन स्टेबल है, जो फेफड़ों के लंग्स के पास आके क्या हो जाएगा, वापिस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद में ये हीमोग्लोबिन वापिस किसको लेके सप्लाई करेगा, O2 की सप्लाई करेगा फेफड़ों से लेके। लेकिन ये वाला फेफड़ों की सप्लाई से टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो इनकी मात्रा शरीर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो एक्चुअल हीमोग्लोबिन है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी आपके शरीर में, कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दो गैस लिख दो, निर्माता गैस एंड जल गैस। प्रोड्यूसर गैस, निर्माता गैस कोष्टक में लिख देना N2 प्लस CO, और जल गैस H2 प्लस CO। इसको मार्स गैस, ये वाली, इसको बोलते हैं मीथेन को। सिंक, सिंक भी यही है, सील है, सिन, सिंक होती है, ये तो पता है, तू ये पूछ रहा है। मार्स गैस तो CH4 को ही बोलते हैं, वो सिन गलती से कोई गाइड में लिखा हो गया, उसको सिंक बोलते हैं। हाँ तो वो सिंक होगा, सिंक होती है वो। आपने अपने घर पे सिंक नहीं लगा हुआ होता, कई बार आपको उसमें स्मेल नहीं आती, स्मेल आती है, वो किसकी होती है, मीथेन की होती है। जहां भी कचरा इकट्ठा हो जाएगा ना रे, सीधी सी बात है, जहां भी कचरा इकट्ठा रहेगा वहां कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हमेशा CH4 उत्पन्न होती है। मार्स गैस ये दलदल से भी उत्पन्न होती है। जहां भी कचरा रहेगा, आप जहां देखना पानी इकट्ठा रहता है ना, जहां भी आसपास से निकलते हैं, तो वहां आपको एक दुर्गंध आती है ना, वो दुर्गंध कौन सी है रे, मीथेन की है। बाकी बात करेंगे कल।